हेलो एवरीबॉडी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ब्रेन बूस्टर। लास्ट वीडियो में हमने देखा था ठीक 100 साल बाद मैं और आप कहाँ होंगे। ऊपर आपको आई बटन नजर आ रहा होगा जिस पर आप क्लिक करके इस वीडियो को देख सकते हैं। और इस वीडियो में हम देखेंगे मिस्ट्री ऑफ टाइटैनिक। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये बात है 10 अप्रैल 1912 की। आरएमएस टाइटैनिक दुनिया का सबसे बड़ा और लग्जरियस जहाज अपने ज़माने का अपने पहले सफ़र पर रवाना होता है। ये जहाज साउथहैम्पटन इंग्लैंड से न्यूयॉर्क जा रहा था। इसमें हर तरह के लोग बैठे हुए थे, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट्स और एक्टर से लेके इमिग्रेंट्स तक, जो अमेरिका जा रहे थे बेहतर जिंदगी की तलाश में। इस जहाज की कमान संभाले हुए थे 62 साल के सीनियर कैप्टन एडवर्ड जॉन स्मिथ। पैसेंजर्स में, पब्लिक में और मीडिया में बड़ी एक्साइटमेंट ली जा रही थी इस टाइटैनिक जहाज को लेकर। इस जहाज की लंबाई 269 मीटर थी और इसकी ऊंचाई 50 मीटर से भी ज्यादा थी। बल्कि इस टाइटैनिक जहाज को बनाने में जो लग्जरी इस्तेमाल की गई थी वो भी दिल को दहला देने वाली थी। उस जमाने में इस टाइटैनिक जहाज को बनाने की कॉस्ट 7.5 मिलियन डॉलर थी और अब इन्फ्लेशन को और अकाउंट्स को साथ लेकर चला जाए तो अब इसकी कॉस्ट 700 मिलियन डॉलर से भी ज्यादा बनती है। इस टाइटैनिक जहाज के अंदर की फैसिलिटीज और डेकोरेशंस किसी 5 स्टार होटल को भी पीछे छोड़ देंगी। इस टाइटैनिक जहाज में स्टेन ग्लास की खिड़कियां, ऑर्नेट वुड पैनलिंग, 2 बड़े बड़े ग्रैंड के स्टेयर केसेस, एक हीटेड स्विमिंग पूल, एक टर्किश बाथ, एक इलेक्ट्रिक बाथ, एक जिम, एक स्क्वैश कोर्ट, 4 रेस्टोरेंट्स, 2 बार्बर की दुकानें और एक लाइब्रेरी थी। और तो और जिस तरह के सेफ्टी फीचर्स का इस्तेमाल किया गया था टाइटैनिक को बनाने में, इस जहाज़ को अनसिंकेबल माना जाता था। ये एक ऐसी शिप है जो कभी डूब ही नहीं सकती क्योंकि इतनी सेफ है। व्हाइट स्टार लाइन उस कंपनी का नाम था जिसने इस टाइटैनिक जहाज को बनाया था। इस कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन इतने कॉन्फिडेंट थे कि उन्होंने पब्लिक में आकर ओपनली कहा था ये जहाज अनसिंकेबल है। ये जहाज बर्फ के पहाड़ भी मौजूद थे, आइसबर्ग्स जो खतरा थे इस जहाज़ के लिए। ये वार्निंग्स कोई अनयूजुअल चीज़ नहीं थी। समुंदर से गुजरने वाले अक्सर जहाज़ अपने आसपास घूमने वाले जहाज़ों को रेडियो के थ्रू कम्युनिकेट करके बताते हैं कि समुंदर के इस एरिया में बहुत ज़्यादा बर्फ़ मौजूद है, ध्यान से आगे बढ़ना। इन वार्निंग्स को रिसीव करने के बाद टाइटैनिक जहाज 2 बार अपने कोर्स को बदलता है डेंजर को अवॉइड करने के लिए। मगर ये टाइटैनिक जहाज इन कैप्टन स्मिथ और इनके क्रू मेंबर्स इन वार्निंग्स को इग्नोर करते हुए इस टाइटैनिक जहाज की रफ्तार को स्लो नहीं करते। धीरे धीरे सूरज ढल जाता है, रात हो जाती है और टेम्परेचर नीचे गिरता है। 14 अप्रैल 1912 की रात के बारे में एक खास बात ये थी कि इस रात को चांद बाहर नहीं आया था। बगैर मून के कोई मून लाइट नहीं थी और विजिबिलिटी बहुत कम थी इस रात। जहाज़ के ऊपर एक क्रूज नेस्ट होता है, एक छोटा सा प्लेटफॉर्म जो काफ़ी हाइट पर होता है, लुक आउट पॉइंट कह सकते हैं। यहाँ पर किसी को तो जो बंदा इस जगह पर बैठा था उसे बड़ी ठंड का सामना करना पड़ रहा था। रात के वक्त बहुत तेज ठंडी हवाएं चल रही थी और ठंडी हवाओं के चलने की वजह से आंखों से आंसू भी बहना शुरू हो जाते हैं और इससे आगे देखना और भी मुश्किल हो जाता है। रात के 11:39 पर फ्रेडरिक फ्लीट नाम का एक शख्स इस क्रूज नेस्ट में बैठा था। ये अचानक से अपने सामने देखता है कि एक बड़ा सा बर्फ आइसबर्ग भी कोई छोटा मोटा आइसबर्ग नहीं था। लेंथ में 200 बाय 400 फीट, फुटबॉल फील्ड जितना बड़ा, हाइट में ये क्रूज नेस्ट तक आ रहा था। साइंटिस्ट का एस्टिमेट है कि इस आइसबर्ग का वजन 1.5 मिलियन टन था। आइसबर्ग के साथ ये टकराव टाइटैनिक का जहाज़ के फ्रंट राइट साइड पर हुआ। स्पेसिफिकली कहा जाए तो बो के साथ हुआ। अब वो कौन सा हिस्सा होता है जहाज़ का? इस फोटो में आप देख सकते हैं कि ये सामने वाला एरिया होता है बो।
बो के ऊपर वाले हिस्से को स्टर्न कहते हैं और ये जो बाहर निकला हुआ पार्ट होता है इसे कील कहते हैं। करीबन 10 सेकंड्स तक ये जहाज़ आइसबर्ग के साथ घिसता चला गया और बहुत बड़ा फ्रिज में रखी हुई बर्फ़ का इस्तेमाल करोगे तो हाँ उससे मेटल नहीं कटेगा, लेकिन ये ध्यान रखिए कि एक बर्फ़ का पहाड़ उसका खुद का वज़न कितना होगा। अब कहने को तो लकड़ी भी मेटल को नहीं काट सकती, लेकिन मेटल की बनी गाड़ी जब जाकर किसी पेड़ से टकराती है तो वो चकनाचूर हो जाती है। तो सिमिलरली क्योंकि उस आइसबर्ग का वज़न इतना था, ये इतना बड़ा था कि इसने टाइटैनिक को बहुत बुरी तरह डैमेज कर दिया। डबल बॉटम हल इस्तेमाल किया गया था। हल जहाज की मेन बॉडी को कहा जाता है। डबल बॉटम हल का मतलब है कि 2 लेयर्स लगी हैं यहाँ पर। अगर किसी वजह से एक लेयर टूट भी गई तो दूसरी लेयर बचा लेगी। और दूसरा जो पूरी शिप की मेन बॉडी है उसे 16 अलग वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स में डिवाइड किया गया था। 16 कंपार्टमेंट्स में से अगर 4 कंपार्टमेंट्स भी अगर पानी से भर जाएं तो भी जहाज़ तैरता रहेगा, जहाज़ को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन आइसबर्ग से जो इम्पैक्ट हुआ था वो शिप की राइट साइड पर हुआ। वो जो डबल बॉटम हल था वो किसी काम का नहीं रहा। साइड पर तो सिंगल लेयर ही लगी थी। इम्पैक्ट इतना ज़्यादा पड़ा था कि 16 में से 6 वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स ऑलरेडी ब्रीच्ड हो चुके थे, पानी से भर चुके थे। लिमिट 4 तक की थी। 6 कंपार्टमेंट्स का पानी से भरने का मतलब था कि इस जहाज़ को अब डूबने से कोई नहीं बचा सकता। ये अनसिंकेबल जहाज़ भी अब डूब जाएगा। टकराव के तकरीबन 20 मिनट्स बाद रात के 12 बजे बाकी क्रू मेंबर्स रॉकेट चलाते हैं हवा में, इस उम्मीद में कि कोई आसपास शिप मौजूद होगी तो वो ध्यान दे देगी हमारी तरफ। अनफॉर्चुनेटली कारपेथिया जहाज़ के अलावा और किसी जहाज़ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। आखिर कंपनी ने जो एड्स निकाली थी वो तो बार बार यही दोहरा रहे थे, हाँ हम टकरा गए होंगे एक आइसबर्ग से, मगर ये जहाज़ नहीं डूबने वाला। इसी रीज़न से जब पहली लाइफ बोट नीचे उतारी गई उसमें 65 लोगों की कैपेसिटी थी, सिर्फ 28 लोग उस लाइफ बोट में गए। आधी लाइफ बोट नीचे खाली उतरी। टाइम के साथ साथ एक के बाद एक कंपार्टमेंट्स पानी से भरते गए। जहाज़ अब टिल्ट होने लगा। रात के 11 बजे तक पानी इतना ज़्यादा भर चुका था कि जो जहाज़ के आगे वाले कंपार्टमेंट्स थे वो था शिप का, वो पानी के अंदर डूबना शुरू हो गया। इससे जो पीछे वाला हिस्सा था टाइटैनिक का वो पानी के बाहर आ गया। जो प्रोपेलर्स थे वो पानी के बाहर आ गए। जब जहाज़ का टिल्ट इतना ज़्यादा जहाज़ मौजूद था टाइटैनिक से सिर्फ 37 किलोमीटर दूर, जो वक्त पर पहुंच सकता था टाइटैनिक पे बैठे पैसेंजर्स को बचाने के लिए। ये बात सच है। उस जहाज़ का नाम है SS कैलिफोर्निया। टाइटैनिक के आइसबर्ग से टकराने के सिर्फ 1 घंटे पहले आखिरी मैसेज आइसबर्ग की वार्निंग का SS कैलिफोर्निया जहाज़ की तरफ से ही आया था। उन्होंने कहा था कि होशियार रहना, इस समुंदर में बहुत से आइसबर्ग्स हैं यहाँ पर। उसके बाद करीबन 11:15 पर कैलिफोर्निया जहाज़ पर जो रेडियो ऑपरेटर था उसने अपना रेडियो ऑफ कर दिया था। कैलिफोर्निया जहाज़ रात के लिए रुक गया था। वो रात को मज़ीद समुंदर में आगे नहीं चलना चाह रहा था। खतरे को देखते हुए, खतरे को समझते हुए जहाज़ को रात के लिए रोक रखा था। रेडियो टर्न ऑफ था। यही रीज़न थी कि कोई डिस्ट्रेस सिग्नल नहीं पहुंच पाया इस जहाज़ तक। एक्चुअली में ये जहाज़ टाइटैनिक के इतने करीब था कि जो पैसेंजर्स डेक पर मौजूद थे टाइटैनिक में, वो हॉरिजॉन पर इस कैलिफोर्निया जहाज़ को देख सकते थे। जब टाइटैनिक पर मौजूद ऑफिसर्स पैसेंजर्स को लाइफ बोट्स में बिठाने लग पड़े थे तो एक ऑफिसर ने दूर देख के कहा भी था कि वो देखो एक जहाज़ दूर दिखने भी लग पड़ा है और जल्द ही हमें बचाने पहुंच जाएगा, अब परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये कैलिफोर्निया जहाज़ तब भी नहीं पहुंचा जब रॉकेट्स उड़ाए गए और फ्लेयर्स फेंके गए। रात के करीब 12 बजे के बाद रिपोर्ट किया जाता है कि कैलिफोर्निया जहाज़ पर जो क्रू मेंबर्स मौजूद थे उन्होंने एक्चुअली में रॉकेट्स को देखा था टाइटैनिक जहाज़ से निकलते हुए। इन्होंने अपने कैप्टन स्टैनले लॉर्ड को भी इन्फॉर्म्ड किया था, लेकिन जो कैप्टन लॉर्ड थे उस जहाज़ पर उन्होंने कहा था कि भाई ये कोई डिस्ट्रेस सिग्नल नहीं बल्कि टाइटैनिक में अमीर लोग जाते हैं, वो पार्टी कर रहे होंगे। अगर उस रात
कैलिफोर्निया जहाज़ के कैप्टन ने उन रॉकेट्स एंड फ्लेयर्स को सीरियस में लिया होता तो टाइटैनिक में मौजूद कितने लोगों की जान बच सकती थी। अगले दिन सुबह जब ये रेडियो ऑन करते हैं तो इन्हें SOS कॉल्स मिलती हैं टाइटैनिक से। ये वहाँ पर पहुँचते हैं लेकिन तब तक बहुत लेट हो चुका होता है। इन्हें सिर्फ डेड बॉडीज पानी में फ्लोट करती हुई दिखती हैं। तो जो इंक्वायरीज की गई थी इस इन्वेस्टिगेशन में वो कैलिफोर्नियन जहाज़ के कैप्टन स्टैनली लॉर्ड पर ब्लेम डालती हैं। लेकिन इतने बड़े डिज़ास्टर के पीछे सिर्फ एक आदमी को ब्लेम नहीं किया जा सकता, और भी लोगों की गलतियां थी। लाइफ बोट्स का, जैसा कि मैंने बताया कि सफिशिएंट लाइफ बोट्स इस टाइटैनिक जहाज़ पर रखी ही नहीं गई थी, क्योंकि जिस कंपनी ने जहाज़ बनाया था उन्हें लग रहा था कि ये जहाज़ तो कभी डूब ही नहीं सकता, हमें यहाँ पर लाइफ बोट्स की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा दूसरी चीज़, टाइटैनिक के जो कैप्टन थे उन्होंने सेफ्टी ड्रिल्स तक कंडक्ट नहीं करवाई थी। जिस दिन एक्चुअली में टाइटैनिक आइसबर्ग से जाकर टकराया तो उस दिन जहाज़ पर एक सेफ्टी ड्रिल होनी चाहिए थी, लेकिन कैप्टन ने वो कैंसिल कर दी, ये सोच कर के इस जहाज़ पर क्या ज़रूरत है, ये तो अनसिंकेबल जहाज़ है। अगली बड़ी गलती थी स्टीयरिंग व्हील पर बैठे स्टीयर्समैन रॉबर्ट हिचन्स की। उस रात जब ऊपर से पैगाम आया था कि सामने एक आइसबर्ग है, तो जो ऑफिसर्स डेक पर मौजूद थे तो उन्होंने इंस्ट्रक्शन दी थी कि जहाज़ को एक्चुअली में लेफ़्ट डायरेक्शन में टर्न कर दो। लेकिन पैनिक में आकर रॉबर्ट हिचन्स ने इस मैसेज को मिसअंडरस्टैंड कर लिया और उन्होंने जहाज़ को राइट डायरेक्शन की तरफ मोड़ दिया। ये उल्टी डायरेक्शन थी जो जहाज़ को आइसबर्ग के और करीब ले जा रही थी। जब तक इन्होंने अपनी गलती रियलाइज़ की तब तक बहुत देर हो चुकी थी। ब्रिटिश इंक्वायरी ने यह भी पता लगाया कि टाइटैनिक जहाज़ को इतनी सारी आइस वार्निंग्स दी गई थी कि आइसबर्ग्स हैं, इस जगह पर आराम से चलो, ध्यान रख कर चलो, लेकिन फिर भी ये फुल स्पीड पर आगे बढ़ते ही चला जा रहा था। ऐसा क्यों था? क्यों कैप्टन ने यहाँ स्पीड को धीरे नहीं किया? इसके पीछे कई थ्योरीज बताई जाती हैं। पॉपुलर थ्योरी सुजेस्ट करती है कि जोसेफ ब्रूस, जो कि चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर थे वाइट स्टार लाइन कंपनी के, जिस कंपनी ने टाइटैनिक जहाज़ को बनाया था, इन्होंने कैप्टन स्मिथ को इन्फ्लुएंस किया कि शिप की रफ्तार कम नहीं होनी चाहिए, प्रेशर बनाए रखा। कंपनी की तरफ से यहाँ पर जब ज़बरदस्त प्रेशर था कि इस जहाज़ को अपनी पहली जर्नी को सिर्फ 6 दिन में ही कंप्लीट करना है ताकि एक रिकॉर्ड टूट सके, हम ये दिखा सकें कि जहाज़ टाइटैनिक ना सिर्फ सबसे महंगा, सबसे बड़ा और सबसे तेज़ जहाज़ भी है। एक ऐसा स्पेसिफिक इंसिडेंट हुआ 14 अप्रैल 1912 को दोपहर 2 बजे, जब कैप्टन स्मिथ ने आइस वार्निंग्स को देखा और फिर जाकर जोसेफ को दिखाया कि ये देखो बहुत सारी आइस वार्निंग्स हैं, इसलिए हमें स्पीड को कम कर लेना चाहिए। लेकिन जोसेफ ने इस पेपर को लिया और अपनी पॉकेट में रख लिया ताकि लोगों को ना पता चल सके, क्रू मेंबर्स को ना पता चले। वो नहीं चाहते थे कि यहाँ पर जहाज़ की स्पीड को स्लो किया जाए। इस एक डिज़ास्टर ने दुनिया भर में इस इंडस्ट्री को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। कई सारी नई रेगुलेशंस एंड स्टैंडर्ड्स सेट किए गए ताकि फ्यूचर में कोई इस तरह का कोई डिज़ास्टर ना हो। 1914 में एक इंटरनेशनल आइस पेट्रोल को बनाया गया जिससे आने वाली शिप्स को हमेशा वार्न किया जा सके कि जो आइसबर्ग्स उनके पास आ रहे हैं। इंटरनेशनल कन्वेंशन फॉर द सेफ्टी ऑफ लाइफ एट सी यानी SOLAS एक साइन ट्रीटी किया गया जिससे नए स्टैंडर्ड्स को सेट किया गया शिप्स को लेकर। एक लाइफ बोट रेगुलेशन बनाई गई कि जितने भी जहाज़ हैं उन पर सफिशिएंट अमाउंट ऑफ लाइफ बोट्स होनी चाहिए हर पैसेंजर के लिए। टाइटैनिक की जो रैकेज थी, जब टाइटैनिक जहाज़ डूबा, इस जहाज़ को पानी के अंदर ढूंढने में 70 साल से ज़्यादा का समय लग गया। ये सिर्फ सितंबर 1985 की ही बात है कि एक अमेरिकन ओशन एक्सप्लोरर रॉबर्ट बाल्ड और एक फ्रेंच ओशनोग्राफर, इन्होंने जाकर टाइटैनिक को समुंदर के अंदर ढूंढा। समुंदर के नीचे 3800 मीटर टाइटैनिक की रैकेज पाई गई। 2 अलग अलग टुकड़े मिले इस टाइटैनिक शिप के। ये दोनों टुकड़े एक दूसरे से 600 मीटर्स दूर थे। आज के दिन इतने सालों बाद जो शिप पानी के अंदर डूबी हुई पड़ी है, इन्वायरमेंट ने इसे धीरे धीरे इरोड कर दिया है।
एक्चुअल शिप ऐसी दिखती थी और आज के दिन इस शिप का बस इतना ही हिस्सा बचा है। रिपोर्ट किया गया है कि बैक्टीरिया और दूसरे ऑर्गेनिजम्स इस शिप के मेटल फ्रेमवर्क को खाए जा रहे हैं और एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि साल 2030 तक ये शिप पूरे तरीके से गायब हो जाएगी पानी के अंदर। लेकिन आज के दिन 112 सालों बाद भी टाइटैनिक को लेकर जो फैसिनेशन है वो लोगों के मन में अभी भी जारी है। साल 2012 में एक ऑस्ट्रेलियन बिलियनियर क्लाइव पाल्मर ने प्लान किया था कि वो टाइटैनिक 2 बनाएंगे, एक ओरिजिनल टाइटैनिक जहाज़ का एक एग्जैक्ट कॉपी कैट जहाज़, लाइफ साइज मॉडल। इन्होंने ये भी कहा कि वो सेम रूट पर चलेगा और इस जहाज़ की एक एक चीज़ एग्जैक्टली ओरिजिनल टाइटैनिक जहाज़ जैसी ही बनाई जाएगी। ओरिजिनली इस प्रोजेक्ट को 2016 में कंप्लीट हो जाना चाहिए था, लेकिन बहुत सारे डिलेज के बाद ये प्रोजेक्ट 2024 में भी ख़त्म नहीं हुआ। कहा जाता है कि लोगों को कोई इंटरेस्ट नहीं है इस प्रोजेक्ट को लेकर, क्योंकि अगर इस जहाज़ को एग्जैक्ट रेप्लिका बनाया जाएगा उस जहाज़ टाइटैनिक का, तो उसमें कोई टेलीविज़न, कोई वाईफाई नहीं होगा और एक्चुअली में कोई इसे यूज़ नहीं करना चाहेगा। तो हो सकता है कि ये अनसिंकेबल टाइटैनिक 2 जहाज़ अपने बनने से पहले ही डूब गया हो। For more informative videos, like and subscribe my channel, and thank you for watching this informative video.